नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक डार्विनवाद। जी हाँ, वही डार्विनवाद जिस डार्विन के द्वारा लिखित पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने अपनी लोकप्रियता के मामले में बाइबल को भी पीछे छोड़ दिया था। डार्विनवाद मानव विज्ञान विषय के अंतर्गत फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी यानी शारीरिक मानव विज्ञान विषय के खंड के अंतर्गत उद्विकास चैप्टर में आता है। यूपीएससी बीपीएससी में कई बार इसे पूछा जा चुका है और बीपीएससी की अगर बात करें तो मानव विज्ञान के जो 3 खंड होते हैं उनमें से दूसरे खंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डार्विनवाद को एक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो आज हम समझेंगे डार्विनवाद। यूँ तो उद्विकास का पहला सिद्धांत लैमार्कवाद मैंने इसी ऑडियो विजुअल क्लास के माध्यम से पिछले क्लास में मैंने करा दिया है और उसी उद्विकास का दूसरा सिद्धांत जो डार्विनवाद है उसको आज हम लेकर आए हैं। तो डार्विनवाद क्या है? तो वास्तव में डार्विनवाद जीवों की उत्पत्ति के संबंध में एक उद्विकासीय सिद्धांत और जो यह प्रस्तुत करता है, जो यह सिद्ध करता है कि जीवों की जो इतनी सारी वैरायटी है, इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, वह किसी ईश्वरीय रचना का प्रतिफल नहीं है बल्कि यह लगातार जीवों का क्रमिक विकास का प्रतिफल है। और डार्विनवाद यह कहता है कि जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ से छोटे छोटे सरल जीवों, एक कोशिकीय जीवों, अमीबा जैसे प्राणी जो कि समुद्र में रहते थे, पानी में रहते थे, और वहाँ से धीरे धीरे इसका उद्विकास होते हुए आगे चलता गया और आज स्थिति है कि हम मानव तक उद्विकास कर पाए हैं। हम मानव उद्विकास का सबसे अंतिम चरण में। तो आइए समझते हैं डार्विनवाद। और डार्विनवाद को समझने से पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि डार्विन ये है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का जन्म इंग्लैंड में 1809 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में सभी आम लोगों की तरह इनका भी मानना था कि जीवों की जो उत्पत्ति हुई है उसे किसी ईश्वर ने या गॉड ने बनाया। परंतु 20 वर्ष के आयु होते होते इनके दिमाग में यह प्रश्न उठने लगा कि इतने सारे जो विविधता है जीवन की, पृथ्वी पर इतने सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु की जो बहुलता है, इतना जो बायोडाइवर्सिटी है, इसका कारण क्या है? आखिर क्या कारण है? और यही कारण है कि 22 वर्ष की आयु में इनके मन में जो सवाल जगा था, इनका उत्तर पाने के लिए ये विश्व भ्रमण पर निकल गए। विश्व भ्रमण, ये देखिए जहाज है HMS बीगल। 1831 ईस्वी में जब ये 22 वर्ष आयु के थे चार्ल्स डार्विन, तो इस बीगल नामक जहाज से 5 वर्षों तक संसार के सभी महाद्वीपों का भ्रमण किया, विश्व भ्रमण किया और तमाम सारे आंकड़े जमा किए और उस आंकड़े का लगभग 20 वर्षों तक अध्ययन और विश्लेषण करते रहे। और करने के फलस्वरूप जो भी उसकी परिणति हुई, जो उन्हें रिजल्ट प्राप्त हुआ, उसी रिजल्ट को उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में व्याख्यात किया और जिसमें कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। डार्विन का जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के रूप में मशहूर है और इस सिद्धांत के माध्यम से पहली बार दुनिया में लोगों ने जाना कि किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। इस क्रम में हम देखते हैं तो डार्विन ने जो ये लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक है डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया है। यह पुस्तक 1859 ईस्वी में लिखा गया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वास्तव में इसे लिखने के लिए प्रेरणा डार्विन को कहां से मिला? तो हम बात करते हैं टी.आर. माल्थस। टी.आर. माल्थस, अगर कोई इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं तो माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत पढ़े होंगे। जनसंख्या संबंधी सिद्धांत माल्थस के एक ऐसे ऑन पॉपुलेशन में प्रकाशित हुआ था जिसमें माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या लगातार तीव्र गति से बढ़ेगी और जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ेगी कि पृथ्वी पर उस जनसंख्या के भरण पोषण हेतु संसाधन मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ रही है वो जैमितिक अनुपात में बढ़ रहा है। जैमितिक अनुपात मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 इस क्रम में बढ़ रहे हैं। जबकि पृथ्वी पर जो संसाधन है, तो संसाधन की जो क्रिएटिविटी है वो अंकगणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनके जो सिद्धांत थे टी.आर. माल्थस के, उनका कहना था कि एक दिन ऐसा होगा कि जनसंख्या इतनी विस्फोट हो जाएगी पृथ्वी पर कि सारे लोगों को रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाएगा। इस सिद्धांत से डार्विन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने देखा कि भाई पृथ्वी पर जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण क्या है और जनसंख्या क्या सभी जीवों की बढ़ रही है
या फिर सिर्फ मानव की बढ़ रही है। और वहीं से इनको इस प्रकार के अध्ययन की जो प्रेरणा है वो मिली। तो डार्विन का जो अध्ययन था, जब ये आंकड़े का अध्ययन और विश्लेषण कर रहे थे, उसी समय इनके हमवतन यानी इंग्लैंड के ही एक और जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड रसेल बेलेस। अल्फ्रेड रसेल बेलेस ने भी इसी प्रकार के खोज को शुरुआत किया था। तो बाद में डार्विन और अल्फ्रेड रसेल बेलेस दोनों मिलकर दोनों ने अपने सिद्धांतों को एक साथ समायोजित करके और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, जिसको कि आगे के स्लाइड में हम समझेंगे। अब आइए टॉपिक पर। तो ये डार्विनवाद है, डार्विनिज्म इंग्लिश में बोला जाता है, डार्विनिज्म। और इनका जो सिद्धांत है वो है जातियों का प्रादुर्भाव। जातियों का प्रादुर्भाव, ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का हिंदी मीनिंग्स है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब जातियों का प्रादुर्भाव। और ये जो पुस्तक है ये लिखा गया था 1859 में, 1859 ईस्वी में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया, क्योंकि पहली बार लोगों को अपने अध्ययन, विश्लेषण और आंकड़ों के आधार पर, तर्क के आधार पर डार्विन यह सिद्ध करने में सफल हुए थे कि जीवों की जो रचना है, जीवों की जो विविधता है, किसी ईश्वरीय रचना का प्रतिफल नहीं बल्कि यह क्रमिक विकास का प्रतिफल है। और इस प्रकार से नया कंसेप्ट दुनिया के सामने इन्होंने रखा था। टी.आर. माल्थस के एसे ऑन पॉपुलेशन से ये प्रभावित थे, उनका अध्ययन किया था। 1798 में एसे ऑन पॉपुलेशन प्रकाशित हुआ था, जिसे कि बाद में डार्विन ने पढ़ा। 22 वर्ष की आयु में ही 5 वर्ष तक विश्व भ्रमण किया और उसके बाद 20 वर्ष तक इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन के फलस्वरूप ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुआ। डार्विन के दिमाग में जो प्रश्न था बस यही था कि जातियों में परिवर्तन कैसे होता है। और इसी के साथ अपने हमवतन अल्फ्रेड रसेल बेलेस के साथ आंकड़ों का अध्ययन किया, विश्लेषण किया और बेलेस के अध्ययन को अपने अध्ययन के साथ समायोजित करते हुए एक बेलेस चार्ट। डार्विन का जो सिद्धांत है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत में को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे बेलेस चार्ट। बेलेस चार्ट अल्फ्रेड रसेल बेलेस के द्वारा बनाया गया चार्ट है और इसमें क्या कहा जाता है सो हम देखते हैं। तो बेलेस चार्ट के 2 भाग हैं। ये बेलेस चार्ट के 2 भाग हैं। एक तरफ जो अध्ययन और विश्लेषण किया गया, जिन तथ्यों को संग्रह आंकड़े के तौर पर किया गया उनको रखा गया, और दूसरी तरफ उसका कंक्लूजन, मतलब एक तरफ ऑब्जर्वेशन और दूसरी तरफ कंक्लूजन। बहुत ही साइंटिफिक मेथड था और इसके जरिए डार्विनवाद को समझाने में सफल हुआ। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है, जो प्राकृतिक तथ्यों का ऑब्जर्वेशन किया गया, वो है कि जीवों में संतानों उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्रचुर होती है। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे किस प्रकार से प्रचुर क्षमता होती है। दूसरी बात है कि संतानों उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होने के बावजूद भी प्रकृति में सभी जीवों की अस्थायी और संतुलित आबादी रहती है, मतलब आबादी बढ़ता नहीं है। तो क्या कारण है कि उसकी बढ़ती हुई आबादी पर रोक लग? जब जीवों में संतानों उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता है और उसके बावजूद भी आबादी संतुलित रहता है, तो इसके क्या कारण है? तो कारण जो निष्कर्ष निकला, इसका मतलब यही हुआ कि संतानों उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता के बावजूद यदि आबादी संतुलित रहता है तो उसका कारण है जीवन संघर्ष, मतलब जीवन जीने के लिए संघर्ष चलता है। इस संघर्ष को विस्तार से हम डार्विनवाद के जो पॉइंट है, जो सेगमेंट है, उसमें हम जिक्र। दूसरे भाग में देखें तो जो जीवन संघर्ष है, जो निष्कर्ष निकला, इस निष्कर्ष को फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के तौर पर रखा गया दूसरे भाग में, जीवन संघर्ष। और जीवन संघर्ष होते हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे वेराइटी हैं, बहुत सारे वेरिएशन है और लगातार इसकी वंशागति चल, यानी हिरण का बच्चा हिरण होता है, बाघ का बच्चा बाघ होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है। तो इतनी जो वेरिएशन है और उस वेरिएशन को कायम रखने के लिए लगातार उसकी वंशागति, मतलब हेरिडिटी का होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी होता है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन इधर रखा गया। इस ऑब्जर्वेशन का यदि कंक्लूजन निकालें तो यहां पर आया योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन। इंग्लिश में अगर कहें तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन। यानी ये जो विभिन्नताएं और वंशागति होती है, तो इनमें से जो अनुकूल जीव होते हैं उनको प्रकृति द्वारा चयन किया जाता है, या जो योग्यतम जीव होते हैं वो प्रकृति में रहने के लिए हकदार होते हैं। ये दूसरा निष्कर्ष था। अगर तीसरे ऑब्जर्वेशन की बात करें तो योग्यतम की उत्तरजीविता को पहला ऑब्जर्वेशन के तौर पर रखा गया, यानी पहला प्राकृतिक तथ्य हो गया कि योग्यतम की उत्तरजीविता है, क्योंकि ये ऊपर के जो ऑब्जर्वेशन था उसका कंक्लूजन था
कंक्लूजन का मतलब है कि ये सिद्ध हो गया कि ऐसा होता है, इसलिए इसको यहाँ पर रख लिया गया। और इसी का दूसरा तथ्य देखें तो वातावरणीय दशाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हमेशा वातावरण एक जैसा नहीं रहता है। जलवायु परिवर्तन के दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, तो ये समझिए कि पहला ऐसा मामला नहीं है कि जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन पहले भी होता है। तो वातावरणीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन का जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव के रूप में जो कंक्लूजन आया, और नई प्रजाति की उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो ये सारे तमाम जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर यह सिद्ध हुआ कि इन सभी कारणों से नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है, मतलब प्रारंभ से होती रही है और आगे भी होगा। उसी पर डार्विन का पुस्तक था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब अगर हम आगे बात करें तो किस प्रकार से डार्विन ने अपने थ्योरी के माध्यम से बताया था कि जीवों का क्रमिक विकास हुआ। तो ये देखिए, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव हैं, पानी में रहने वाले एक कोशिकीय जीव हैं, और फिर बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तन हुआ, फिर थोड़े से और जीव जटिल हुए, उसके बाद पानी में रहने वाले मत्स्य मछली समुदाय के जीव जंतु का उद्भव हुआ, और फिर रेप्टाइल्स हुआ जो कि जमीन पर रेंग कर चलते हैं, फिर पक्षी वर्ग आए, और फिर इस प्रकार के जो एप हैं, एप आए, और ये एप गुरिल्ला टाइप से थोड़ा सा खड़ा हुआ, ये थोड़ा और अधिक बेहतर ढंग से खड़ा हुआ, और ये उत्परिवर्तन का जो उद्विकास का जो अंतिम परिणति है मानव के रूप में इस प्रकार से खड़ा हुआ। यानी कहने का मतलब है कि डार्विन का जो थ्योरी है एवोल्यूशन, वो क्रमिक विकास को सूचित करता है कि धीरे धीरे ये इस क्रम में विकास हुआ। पानी में रहने वाले छोटे छोटे सरल जीवों से जटिल जीवों में और बड़े जीवों में परिवर्तन हुआ। यानी पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीवों से उसका उद्विकास होते होते इस स्तर तक पहुंचा कि हम मानव सभी इतने बुद्धिजीवी और अपने शारीरिक माध्यमों से कई सारे कार्यों को संपादन करने में सक्षम है। बैलेंस चार्ट के आधार पर डार्विन बाद ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, उन सिद्धांतों को हम 6 भाग में बांट सकते हैं। तो पहला सिद्धांत है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, दूसरा सिद्धांत है अस्तित्व के लिए संघर्ष, तीसरा सिद्धांत है विभिन्नता की सर्वव्यापकता, और चौथा सिद्धांत है योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन, पांचवा सिद्धांत है वातावरण में निरंतर परिवर्तन, और छठवां सिद्धांत है नवीन जातियों की उत्पत्ति। इसको हम बैलेंस चार्ट में भी देख चुके हैं। अब बारी बारी से इसके सभी सिद्धांतों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आइए, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। यह बात तथ्य है, डार्विन ने अपने ऑब्जर्वेशन, प्राकृतिक तथ्यों के ऑब्जर्वेशन से यह पाया था, हम देखते भी हैं। और बेसिकली जो टी.आर. माल्थस का जो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत था, तो वो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत क्या था कि जो संसाधन है पृथ्वी पर, संसाधन में जो वृद्धि होती है वो अंकगणितीय नियमों के अनुसार होता है इस प्रकार, जबकि जनसंख्या किस प्रकार बढ़ रही है, ये बढ़ रही है 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से। तो ये माल्थस का था सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत था इस प्रकार से, और इन्हीं सिद्धांतों से ये प्रभावित हुए थे। तो जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता, प्रचुर क्षमता का हम अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे कम प्रजनन दर जो होता है वो हाथी में होता है। एक हाथी प्रजनन करने योग्य तब होता है जब उसकी आयु 30 वर्ष हो जाता है, और 30 से 90 वर्ष तक यह अपने प्रजनन करने योग्य आयु में रहते हैं। और इस दौरान मतलब इन जो 60 वर्षों में है, वो हाथी, एक जोड़ा हाथी 6 बच्चा दे सकता 60 वर्षों में। और दूसरी पीढ़ी की अगर बात करें तो अगर 6 बच्चा सर्वाइव कर गया तो दूसरी पीढ़ी में अगले 60 वर्षों में ये 36 बच्चा हो जाएगा। और इस प्रकार से फिर अगले 60 वर्षों की बात करें तो 216 बच्चा हो जाएगा। और इस तरह से अगर देखें तो 750 वर्षों में जो धरती पर हाथी है वो 19 लाख हाथी होगा। जीवों में जो प्रजनन की प्रचुर क्षमता है, हाथी में जो सबसे कम प्रजनन दर होता है, इसके आधार पर भी अगर हम देखें तो 750 वर्षों में धरती पर 19 लाख हाथी होंगे। और अगर सारे हाथी जीवित बच जाएंगे तो फिर धरती पर सिर्फ हाथी ही हाथी नहीं। अगर हम मक्खी की बात करें तो मक्खी जो साधारण सी हाउस फ्लाई है, वो एक बार में 120 अंडे दे सकती, और गर्मी के दिनों में ऐसा कारनामा यह 6 बार करती। और इस तरह से अगर उसकी देखें तो 6 पीढ़ी में, मक्खी के 6 पीढ़ी में
मक्खी को रहने के लिए जो स्थान चाहिए वो 80,000 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, जो कि धरती पर केवल मक्खी ही मक्खी नजर आएगा। इसी प्रकार अगर मछली की बात करें तो मछली पानी में एक बार में 47,000 अंडे दे सकती, और 47,000 अंडे से निकले बच्चे अगर सरवाइव कर गए, सभी जीवित रह गए, तो धरती पर सिर्फ मछली ही मछली नजर आएंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें बरगद, इतना विशाल पेड़ होता है, जबकि उसकी बीज जो होती है वो सरसों के दाना के माफिक होता है, और एक बरगद उतना पृथ्वी का रकबा छेंक सकता है, इतना बहुत लंबा चौड़ा वो स्थान घेरता है। और अगर सभी बीज से बरगद के पौधे निकल गए तो धरती पर सिर्फ बरगद ही बरगद रहेंगे। एक गौरैया जितने बच्चे को देती है, और अगर वो सारे गौरैया के बच्चे जीवित रह गए और सभी अपना संतति को कायम करने में सफल हुए, तो 100 वर्ष में 750 करोड़ गौरैया जो है धरती पर होंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि गौरैया आज जो है एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो गए हैं, यानी धरती से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। तो जरूर इसका कोई दूसरा कारण होगा कि क्यों इतनी जो संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होने के बावजूद भी आबादी क्यों संतुलित होता है। तो आबादी को संतुलित क्यों रखा जाता है, इस संबंध में हम डार्विन का दूसरे जो सिद्धांत हैं उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। तो दूसरा जो सिद्धांत है वो है अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यानी यदि धरती पर रहना है, अपने जीवन को बचाना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि तमाम सारे विद्यार्थी या फिर गृहस्थ जीवन में ये बात लागू होता है। डार्विन का सिद्धांत सभी जगह लागू होता है, यानी जो संघर्ष करेगा वो इस धरती पर रहेगा और वो राज करेगा। तो प्रत्येक जीवों को संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है वो सजातीय संघर्ष होता है। सजातीय संघर्ष यानी इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, और दूसरा जो होता है वो अंतरजातीय संघर्ष, मतलब इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। और तीसरे की अगर बात करें तो वातावरणीय संघर्ष होता है, यानी स्ट्रगल विथ एनवायरनमेंट। तो सजातीय संघर्ष क्या है? तो सजातीय संघर्ष में हम जानते हैं कि जीवों के लिए कुछ जो है ज़रूरतें हैं, जीवन यापन के लिए कुछ ज़रूरतें हैं। तो उनमें से है भोजन, पानी और संगम साथी। भोजन, पानी और संगम साथी, फूड, वाटर एंड मेल्टिंग पार्टनर। और इसके लिए आपस में संघर्ष करते हैं। जैसे धरती पर भोजन के पर्याप्त साधन है, पानी भी पर्याप्त है, उसको प्राप्त करने के लिए एक ही जाति के जीवों में होड़ मचा रहता है। जैसे हिरन है तो हिरन और हिरन, मछली है तो मछली और मछली के बीच संघर्ष, मनुष्य है तो मनुष्य और मनुष्य के बीच संघर्ष, एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़। और इस कारण से जो संघर्ष होता है वो कहते हैं सजातीय संघर्ष। इस संघर्ष में कुछ विजयी होते हैं, कुछ पीछे रहते हैं और कुछ बिल्कुल अंतिम में पीछे रह जाते हैं। दूसरे प्रकार के अगर हम बात करें अंतर्जातीय संघर्षों की, तो इसमें 2 विभिन्न स्पीशीज के बीच स्ट्रगल होता है। जैसे हिरन और बाघ, हिरन और बाघ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। बाघ का जितोड़ कोशिश रहता है कि हिरन को पकड़कर उसे मार दिया जाए, और हिरन मरने से बचने के लिए जितोड़ कोशिश करता है। प्राकृतिक रूप से दोनों के पास इसके लिए अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं। बाघ को शिकार पकड़ने के लिए मजबूत नंख और दांत है, तो वहीं हिरन को उससे बचकर भागने के लिए मजबूत पैर है। और ये जो स्ट्रगल चलता है किसी दूसरे में भी देख सकते हैं, जैसे बगुला और मछली। तो यहाँ भी ये स्ट्रगल इसलिए है कि बाघ को भोजन प्राप्त करने के लिए लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है। बगुला को भी भोजन प्राप्त करने के लिए लगातार टकटकी लगाए पानी में देखना पड़ता है, तभी मिलता है। आसानी से उसको मछली नहीं मिलेगा। अगर सारे मछली बगुला के डर से भागना छोड़ दे तो फिर एक दिन बगुला के भी अस्तित्व पर संकट हो जाएगा, क्योंकि फिर बगुला को आसानी से जब मछली मिल जाएगा तो वो संघर्ष करना छोड़ देगा, और एक दिन क्या होगा कि सारी मछलियां समाप्त हो जाएगी और बगुला का संघर्ष का भी जो कैपेसिटी है वो भी समाप्त हो जाएगा, तो बगुला भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए संघर्ष करना पड़ता है। हिरन और बाघ के बीच भी वही होता है। तो इस प्रकार के जो 2 विभिन्न प्रजातियों के बीच स्ट्रगल होता है, जो संघर्ष होता है, इसे इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल बोलते हैं। और इसी प्रकार अगर वातावरणीय संघर्षों की बात करें तो सभी जीव जंतुओं का
चाहे कोई भी हो, सबका वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वातावरण कहीं कठोर, कहीं मुलायम, कहीं अनुकूल, कहीं प्रतिकूल होता है। एक ही वातावरण कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल हो सकता है। जिस वातावरण में हम रहते हैं वहाँ लगातार मौसमी दशाओं में बदलाव होते रहता है। बाढ़, तूफान, चक्रवात, ओला, वर्षा और विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाओं से वातावरण में बदलाव होते रहता है, और इसके कारण जीव जंतुओं को उस वातावरण से अनुकूलन स्थापित करने में या उस वातावरण की प्रतिकूलता से बचने के लिए जो संघर्ष करता है, तो उस प्रकार के स्ट्रगल को स्ट्रगल विथ एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हर जीव को वातावरण से अनुकूलन स्थापित करने के लिए या उससे बचकर निकलने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, और इस कारण से और इन संघर्षों के माध्यम से जो बच निकलते हैं, कुछ इसमें मर जाते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं, और जो बच निकलते हैं तो वो जो है डार्विन के अगले सिद्धांतों में हम बताएंगे। तीसरे सिद्धांत में हम बात करेंगे विभिन्नता की सर्वव्यापकता की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस संसार में जीवों के बीच जितना समरूपता है उतना ही विभिन्नता भी है। विभिन्नता का मतलब ये हुआ कि हम मानव हैं और इस धरती पर रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनसे हम बिल्कुल अलग हैं, परंतु अगर गौर से देखें तो क्या सारे मानव समान हैं? नहीं, मानव में भी अंतर है। सबसे पहले तो स्त्री और पुरुष हैं। अगर तमाम पुरुष की बात करें तो उसके भी रंग, रूप, आदत, कार्यशैली, क्षमता, व्यवहार में काफ़ी अंतर होता है। तो यही इस संसार की खूबसूरती है कि यहाँ पर जो भी जीवन है, जो भी जीव हैं, तो उसमें जो विभिन्नता है वो व्यापक तौर पर है। ना सिर्फ अलग अलग प्रकार के वैरायटी के जीव जंतुओं में विभिन्नता है, बल्कि एक ही प्रजाति के, एक ही स्पीसीज के दो जीव कभी आपस में समान नहीं होते हैं। उनके कार्य की, उनके हैबिटेट, उनके रहने के ढंग, उनके व्यवहार, उनकी आदत में जो अंतर होता है, ये जो इसकी जो वर्ल्ड वाइड, इसका जो यूनिवर्सलाइजेशन है, ये जो सर्वव्यापक है, तो इसका क्या कारण है? और यह कहीं ना कहीं जीवों में इस प्रकार से जो गमन करती है दूसरी पीढ़ियों में, इसके लिए भी उत्तरदायी होता है। और इसी संदर्भों में हम देखेंगे डार्विन के चौथे सिद्धांत की बात करेंगे। डार्विन के चौथे सिद्धांत की बात करें तो योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन। यानी कहने का मतलब है, पिछले जो जिन टॉपिक के माध्यम से हमने देखा था कि जीवों के बीच, जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती, परंतु पृथ्वी पर उसकी आबादी संतुलित रहती है। और आबादी संतुलित रहने का जो मुख्य कारण है वो कारण है जीवन संघर्ष। 3 प्रकार के जीवन संघर्ष होते हैं, और उन जीवन संघर्ष में जो जीव योग्य होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, प्रकृति से अनुकूलन स्थापित करने में सक्षम होते हैं और प्रकृति के अनुरूप जो अपने आप को ढाल सके, तो वो इस धरती पर रहने का हकदार होता है। यानी प्रकृति उसका चयन कर लेती है। यानी जो ये बेसिकली योग्यतम की उत्तरजीविता, ये सिद्धांत जो था ये बैलेंस का, यानी जीवन संघर्ष में जो जीव सक्षम हैं, जो योग्य हैं, उसकी उत्तरजीविता चलेगी, मतलब उसका जो है वंशागति चलेगा, उसकी वंशावली चलेगी, और जो अयोग्य होंगे उसका नहीं चलेगा। इसी बात को डार्विन कहते थे प्राकृतिक चयन। यानी जिस जीव में प्रकृति से सामंजस्य बैठाने में अनुकूलन होगा वो जीव इस धरती पर रहेंगे, प्रकृति उसको चुनेगी। जैसे इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जिराफ है, लेमार्क के भी सिद्धांत में हमने इसको देखा था। तो यहां पर देखिए कि वातावरण में परिवर्तन होने के कारण जो घास वगैरह है, या तो हो सकता है कि शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाने के कारण जितने भी नीचे के घास थे या छोटी छोटी झाड़ियां था, उसको शाकाहारी जंतुओं ने खा लिया, और अब केवल ऊंची ऊंची पेड़ बच गए। तो इन ऊंचे पेड़ की पत्तियों तक पहुंचने के लिए जीवों ने अपने शरीर में, यानी जिराफ ने अपने शरीर में अनुकूलन विकसित करना प्रारंभ किया, और उन्होंने लगातार पेड़ की ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी आगली टांगों और गर्दन को लगातार ऊपर की ओर खींचते रहे। तो इस प्रयास में, इस संघर्ष में जो नाकाम रहे
जैसे ये जिराफ इस पेड़ की पत्तियों तक नहीं पहुंच पाए, ये भी नहीं पहुंच पाए, तो प्रकृति इसको छांट दिया। यानी प्रकृति में जो वातावरण में परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को इन लोगों ने अपने शारीरिक बदलाव के जरिए अनुकूलित नहीं किया। ये वातावरण के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल सके, इसलिए ये छांट दिए गए और ये उद्विकासीय रेखा से समाप्त हो गए, यानी मर गए। इसकी उत्तरजीविता आगे नहीं चली। और अगर हम इधर बात करें तो ये अपने लगातार अगली टांगों और गर्दन को खींचने के कारण पेड़ की ऊंची पत्तियों तक पहुंचने में सफल हुए, और इस कारण इसके अंदर जो अनुकूलन विकसित हुआ वातावरण से, तो यह धरती पर रहने का उत्तराधिकारी हुआ और इसकी वंशावली, इसकी वंशागति आगे बढ़ा, यानी इसकी उत्तरजीविता हुई और ये यहां से आगे बढ़ गए। सिलेक्टेड बाय द नेचर, यानी प्रकृति इसको चुन लिया गया। तो वास्तव में योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन दोनों एक ही बात है, जो कहता है कि जीवन संघर्ष में जो जीव सफल हो जाते हैं उन्हें प्रकृति चुन लेती है और उन्हीं की फिर आगे जो है वंशागति होती है। अब हम बात करेंगे डार्विन के अगले सिद्धांत की। जैसा कि मैंने बताया था कि जीवन संघर्ष में जो अनुकूल जीव होते हैं उसको प्रकृति चुन लेती है। हम 5वें सिद्धांत में देखेंगे कि वातावरण, जिस वातावरण में जो जीव रहता है उस वातावरण में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जैसे नमी हो गया, सूखा हो गया, वर्षा, ओला, तूफान, अतिवृष्टि, भूस्खलन, तमाम तरह के प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। और इन प्राकृतिक घटनाओं से सामंजस्य बैठाने के लिए जो जीव अधिक अनुकूलन वाली क्षमता विकसित कर लेते हैं तो वे पृथ्वी पर रहने के उत्तराधिकारी होते हैं, और कम अनुकूलन विकसित करने वाले जीव उद्विकासीय रेखा से समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम ट्रायसिक युग को चलते हैं। डायनासोर जो काफ़ी विशालकाय प्राणी हुआ करते थे और वे अपने वजन को कम नहीं कर पाए। वातावरण में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के अनुकूल वह अपने आकार को नहीं घटा पाए, जिस कारण वह उद्विकासीय रेखा से समाप्त हो गए और धरती से विलुप्त हो गए। जबकि उसी समुदाय के छोटे छोटे जो रेप्टाइल्स हैं, छिपकली है, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब अपने शरीर में इस प्रकार के अनुकूलन विकसित किया कि इनकी पीढ़ियां आगे बढ़ी और इस तरह से यह प्रकृति ने इसका चयन किया, जिसके कारण आज इसकी वंशागति है और आज भी वे मौजूद हैं। तो वातावरणीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है इसका जीवों पर प्रभाव पड़ता है। और इन सब घटनाओं से जो भी सामर्थ्यवान जीव होता है, जो योग्यतम जीव होता है और जिसको प्रकृति चुन लेती है, और लगातार वातावरण में परिवर्तन होते रहने के कारण लगातार जो अपने अंदर अनुकूलन विकसित करते रहता है, जिससे कि नए वातावरण में नए जीवों की उत्पत्ति होती है, नवीन जातियों की उत्पत्ति, जो कि अपने पेरेंट्स जो एनिमल्स हैं, पिछले जीव जंतु जो पिछले वातावरण में रह चुके थे, जलवायु परिवर्तन होने के कारण अब उनके अंदर शरीर में अलग प्रकार की अनुकूलन विकसित हुआ, तो यह जो है अपनी पूर्व पीढ़ी से थोड़ा सा अलग नजर आता है। और यही धीरे धीरे उस वातावरण में आगे और भी अधिक अनुकूलन विकसित करने के लिए और अधिक सक्षम होकर अगले 100 पीढ़ियों के बाद यही जीव अपने मूल जीव से, जहाँ से इसकी उद्विकासीय रेखा शुरू हुई थी, उससे काफ़ी अलग नजर होता है, जिस कारण नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। और यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। इसकी दिशा जो है अलग अलग दिशाओं में होते रहता है, और अलग अलग दिशाओं में होने के कारण नए नए स्पीसीज, नए नए प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, और जो पृथ्वी पर जीवन की विविधता है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम धान की ही बात करें तो धान एक वंश है, उसकी 1500 से भी अधिक प्रजातियां हैं। आम की भी कई प्रजातियां हैं, कुत्ते की कई प्रजातियां हैं, बिल्ली की कई प्रजातियां हैं। तो ये सभी जो प्रजाति है ये कहीं ना कहीं ये जो डार्विनवाद के जो भी सिद्धांत बताए, उन सिद्धांतों के कारण ऐसा संभव हो पाया कि उन सब सिद्धांतों के कारण जो उस पर प्राकृतिक चयन हुआ और वातावरण में जो परिवर्तन हुआ, और इन कारणों से नवीन जातियों की उत्पत्ति हुई। तो डार्विनवाद का सिद्धांत
बेसिकली यही था। अब हम जैसा कि मानते हैं कि कोई भी सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं होता है। अगर कोई सिद्धांत है तो उसका अपवाद भी होता है, उसकी आलोचना भी होती है। तो डार्विन के भी सिद्धांतों की भी आलोचना हुई, और डार्विन के सिद्धांतों में जो आलोचना हुई, तो आलोचना से ही जो नया चीज़ निकल कर आया उसी से बना नव डार्विनवाद। हालांकि नव डार्विनवाद के बाद भी लगातार जो है डार्विन के सिद्धांतों पर उंगली उठते रहा, और इस कारण से और भी नए उद्विकासी सिद्धांतों की जरूरत पड़ी, जिसे कि आगे हम देखेंगे। डार्विनवाद की आलोचना में देखें तो सबसे जो अधिक आलोचना हुआ वह हुआ जो इन्होंने बताया कि जीवों में अनुकूलन स्थापित होने के कारण प्रकृति उसको चुन लेती है। लेकिन डार्विन यह नहीं बता पाए कि जीवों में जो वंशागति होती है, मतलब जो जीव अपने बच्चे को जन्म देती है, उनकी समरूपता कैसे होती है, और कैसे एक ही जीव जंतु के जो अगली पीढ़ी के होते हैं तो लगभग उसी स्वरूप में होते हैं, अलग नहीं होता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि डार्विन का मानना था कि अगर जो है कोई माता गोरी है और पिता जो है काला है, तो दोनों का बच्चा जो है वो उसका औसत होगा, यानी सांवला होगा। परंतु बाद के खोजों ने इसे गलत साबित किया, और बाद के खोजों में अगर देखें तो उसमें जॉन ग्रेगर मेंडल का नाम आता है, जिन्होंने अपने सिद्धांतों को दिया था मेंडलवाद। मेंडेलियन थ्योरी को देखें तो इस थ्योरी के आधार पर डार्विन का यह सिद्धांत गलत साबित होता है। दरअसल डार्विन का जब शोर था पूरी दुनिया में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तहलका मचाए हुए थे, उसी समय मेंडल ने तमाम वैज्ञानिक मंचों पर अपने सिद्धांतों को रखने का प्रयास किया। लेकिन डार्विन की इतनी पॉपुलैरिटी थी, इतनी प्रसिद्धि थी कि उसके सामने यह जो मेंडल की आवाज़ है वो नकार खाने में तूती के समान था, और इनकी नहीं सुनी गई। अंततः मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल की मृत्यु होने के बाद ही बाद के वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की उपयोगिता को समझा और उसे जगह दिया। तो मेंडलवाद में उसका कारण जो था उसको बताया गया था एक फैक्टर। इसी फैक्टर को बाद में डीएनए या जीन कहा गया, और हमारे अनुवांशिक गुणों का वाहक जो होता है वो डीएनए या जीन होता है। तो मेंडल ने सिद्धांत को बताया था कि वास्तव में जो दो तरफ से जो आता है गेमिट जो बनता है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, तो वो दोनों का गुण मिलता जुलता नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर या और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आधार पर मेंडल का जो सिद्धांत था कि दोनों जो है अलग अलग रह जाते हैं, और जिस गेमिट का जिधर का गुण प्रभावी होता है वो दिखता है, और जिसका गुण अप्रभावी होता है वो दबा रह जाता है। परंतु अगली पीढ़ियों में दबा हुआ गुण भी प्रभावी होकर उभर सकता है। तो यहाँ पर डार्विन का यह सिद्धांत में आलोचना में गलत पाया गया था कि जो होता है जीवों में जो वंशागति होती है तो वो औसत होता है और एक ही दिशा में गमन करता है। अब हम बात करें दूसरा, तो डार्विन ने दूसरी जो आलोचना हुई डार्विन की, तो प्राकृतिक चयन पर इन्होंने अत्यधिक जोर डाला। अगर प्राकृतिक चयन की बात को अगर हम सच भी मान लें तो प्राकृतिक चयन में डार्विन के अनुसार एक प्रजाति के बनने में लाखों बरस लगेगा, और पृथ्वी की जो आयु है, और जब से जीवन का प्रारंभ हुआ, आज से 2.5 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है, 1.5 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है कि जीवन की शुरुआत हुई होगी, और 2.5 करोड़ वर्ष पहले जो है जीवन की विविधता काफ़ी बड़ी मात्रा में हो गई थी। तो इतने कम समय में इतनी विशाल मात्रा में प्रजातियों की जो संख्या पृथ्वी पर हमें दिखाई पड़ती है, तो वो संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए डार्विन ने जो प्राकृतिक चयन पर विशेष जोर डाला, तो उसके कारण जो उद्विकास के लिए अन्य फैक्टर बाद के वैज्ञानिकों ने खोजा, तो उसको कम अहमियत दिया गया। कहीं ना कहीं डार्विन के सिद्धांत में यह कमी था कि सिर्फ इन्होंने प्राकृतिक चयन पर जोर डाला कि अच्छे गुण वाले जीव जंतुओं को प्रकृति चुन लेती है, और जो कम अनुकूलन वाले गुण रहते हैं उनको प्रकृति छांट देती है। तो बाद के अगर हम देखें तो ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत खोज किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत यह बतलाता है कि जीन या क्रोमोजोम में अचानक जो परिवर्तन होता है,
इसके लिए लाख 2 लाख वर्षों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अचानक जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से बिल्कुल जीवों में जो म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है, मतलब कायांतरण हो जाता है, तो यह क्या करता है कि ये जो प्राकृतिक चयन है उसकी गति को तीव्र कर देता है। तो बाद में म्यूटेशन के सिद्धांत को ह्यूगो डे व्रीज ने समझाया था। 2 प्रकार के म्यूटेशन होता है, एक क्रोमोजोमल म्यूटेशन होता है और एक जीन म्यूटेशन होता है। जीन म्यूटेशन हमेशा चलते रहता है छोटे छोटे लेवल पर। वास्तव में क्या होता है कि जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिलकर जब जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट के दौरान ही जो अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस डिवीजन सेल में, एम्ब्रियो सेल में, तो उस समय क्रॉसिंग ओवर के समय जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो जाता है। तो यहाँ पर मेंडल के भी सिद्धांत में दोष पाया गया कि दोनों जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार दोनों जो फैक्टर मिलते जुलते हैं और दोनों एक दूसरे से अप्रभावित रहते हैं, यह भी बात गलत है। वास्तव में जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो जाता है। इसीलिए जो बच्चा होता है, जो संतति होता है, ना बिल्कुल पिता की तरह होता है ना बिल्कुल माता की तरह होता है। मतलब क्या कि दोनों का गुण हल्का फल्का मिलता है। इवन की जो है दादा दादी और नाना नानी तक का भी गुण उसमें, मामा चाचा तक का भी गुण उसमें आ सकता है। तो ये जो सिद्धांत है इस पर उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जरिए। दूसरी है जीनीय प्रभाव। अब सवाल ये उठता है कि अगर उद्विकास हुआ तो उद्विकास बंदर के रास्ते एप होते हुए मानव की तरफ ही क्यों हुआ, दूसरी तरफ क्यों नहीं हुआ? तो इसको हम जीनीय प्रवाह के अनुसार से, मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट के से इसको समझाया गया किस प्रकार से यह उसकी दिशा तय करता है। उसके बाद अलगाव। मान लिया जाए कोई जीव जंतु अगर किसी दूसरे, एक आबादी कट कर किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गया, या कोई बाउंड्री पड़ गया है, कोई बीच में पहाड़ उठ खड़ा हुआ, तो उसमें जो है जो अलग प्रकार के जलवायु के कारण जो अलगाव हो गया अपने पेरेंट्स जीव जंतु से, तो वहाँ किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, ये अलगाव दिखलाता है। उसी प्रकार जो है प्रवसन, कोई जीव जंतु अगर किसी एक स्थान से उठकर उसका आबादी का एक हिस्सा दूसरी जगह चल जाता है और दूसरी जलवायु में चले जाने के कारण वहाँ के स्थानीय जलवायु के अनुसार जो अपने शरीर में अनुकूलता स्थापित करता है और उससे जो अंतर होता है, उसके शरीर में शारीरिक अंतर होता है जिससे नई जाति की उत्पत्ति होती है, तो ये एक सिद्धांत है। और फिर संकरण, 2 जीवों के बीच जो मतलब जो होता है हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसके माध्यम से जो नई जातियों की उत्पत्ति होती है, तो उसके संबंध में भी डार्विनवाद कुछ नहीं कहता है। उसके बाद अंतःप्रजनन। अंतःप्रजनन एक ही प्रकार के जंतुओं के बीच जो प्रजनन होता है, उस कारण से जो होमोजाइगोसिटी बढ़ता है, उस प्रकार से किस प्रकार जो जीव जंतुओं के बीच जो है अधिक समरूपता को लाता है। तो कुल मिला के ये जो 5-6 पॉइंट थे जिसको कि डार्विन के सिद्धांतों में उल्लिखित नहीं किया जा सका, वास्तव में उस समय उतनी खोज हुई नहीं थी। डार्विन का सिद्धांत भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। बाद में क्या हुआ कि इन सभी सिद्धांतों को नव डार्विनवाद के माध्यम से डार्विन के शिष्यों ने, जो उसके स्टूडेंट थे, इन्होंने न्यू डार्विनिज्म करके एक बनाया था, जिनमें प्राकृतिक चयन के साथ साथ इन सभी चीज़ों को जो बाद के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला था, तो मेंडलवाद, उत्परिवर्तन, जीनी प्रभाव, अलगाव, प्रवसन, संकरण, अंतःप्रजनन, इसको दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशित होने के 1859 से लेकर 100 वर्षों के बाद, मैंने 1959 में एक कोल्ड स्प्रिंग हार्बर सम्मेलन हुआ था। कोल्ड स्प्रिंग हार्बर। इस सम्मेलन में उद्विकासीय थ्योरी को, एवोल्यूशन थ्योरी को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए उस समय तक के तमाम जो वैज्ञानिक खोज है सारे को एक साथ समेकित कर एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। क्योंकि यह कोई नया सिद्धांत किसी पार्टिकुलर वैज्ञानिक के द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि सभी वैज्ञानिकों के सिद्धांतों से थोड़ा थोड़ा लेकर संश्लेषण किया गया था। इसलिए वह सिद्धांत कहलाता है संश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर सिंथेटिक थ्योरी। यह भी एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमेशा यूपीएससी बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है। यानी इवोल्यूशन का जो उद्विकास का जो 3 टॉपिक है, लेमार्कवाद, जिसको मैंने पढ़ा दिया है इस चैनल के माध्यम से, दूसरा है डार्विनवाद जो आज पढ़ा रहे हैं, और तीसरा जो है वो सिंथेटिक थ्योरी जो किसी अगले क्लास में हम बताएंगे। तो इस तरह से तो सिंथेटिक थ्योरी के रूप में सभी वैज्ञानिकों को शामिल करके और एक संश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, और जो बिल्कुल नया है। हालांकि यह सिद्धांत भी त्रुटिपूर्ण है,
लेकिन तमाम सारी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त देखें तो अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जिस प्रकार से डार्विन ने बताया है, हमेशा वैसा नहीं होता है। अगर हम देखें तो अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो एक एशियन जो है गधे हैं जो कि कच्छ के रन में रहता है, एशियाई गधे हैं, तो वहाँ पर उसके ऊपर कोई जंतु नहीं है जो उसको खा सके या मार सके। इसके बावजूद उसकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। तो यहाँ पर अस्तित्व के लिए संघर्ष में जो डार्विन का जो सिद्धांत था ये यहाँ पर फेल होता है। उसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि जो सिद्धांत था ये भी, चूँकि टी.आर. माल्थस ने जो कहा था कि एक दिन ऐसा होगा कि भुखमरी के समक्ष खड़े होंगे, आलोचकों ने यह भी कहा था कि माल्थस साहब यह कहना भूल गए कि मनुष्य केवल अगर एक पेट लेके पैदा होता है, 2 हाथ 2 पैर भी होता है, यानी संसाधनों का वो सृजन कर सकता है। अब हम यह नहीं कह सकते हैं कि माल्थस का सिद्धांत कितना सही था कितना गलत था, लेकिन यह भी तथ्य है कि डार्विन ने जो माल्थस की जनसंख्या संबंधी सिद्धांत को अपनाया था तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि था। तो इस प्रकार से यह डार्विनवाद की आलोचनाएँ थी। तो तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी डार्विनवाद का जो सिद्धांत है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार इस सिद्धांत ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया जब लोग यह मानते थे, सदियों से मानते आ रहे थे कि तमाम सारे जीव जंतुओं की रचना किसी ईश्वर ने किया और ईश्वरीय रचना का ही यह प्रतिफल है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी को हम देख रहे हैं। जबकि डार्विन ने अपने 20 वर्ष के अथक प्रयासों से, अथक मेहनत से और तमाम सारे विश्व का भ्रमण करके जो आंकड़े एकत्रित किए, उसका विश्लेषण और अध्ययन किया, उसके आधार पर जो इन्होंने उद्विकासी सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जीवों की उत्पत्ति अकस्मात एक ही बार नहीं बल्कि विभिन्न चरणों में हुआ और इसका जो कारण है वो उद्विकास है। सबसे पहले पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु, एक कोशिकीय जीव जंतु हुए, फिर बहुकोशिकीय जीव जंतु, फिर जो है मछली हुए, फिर सरीसृप हुए, पक्षी वर्ग आए, फिर स्तनधारी आए। और स्तनधारियों में अगर बात करें तो तमाम सारे स्तनधारी में धीरे धीरे ह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पहले एप हुआ, मंकी, और अचानक जो है जो ड्रायोपिथिकस नामक एप था, पेड़ पर रहते थे, और वातावरण में जो परिवर्तन हुआ और जो पेड़ पौधे लुप्त हो गए तो उसका जो अगली पीढ़ी है रामापिथिकस को सवाना के घास के मैदानों में उतरना पड़ा। चूँकि सवाना के जो अफ्रीका के सवाना के जो घास के मैदान थे वो शोल्डर हाइट के हुआ करते थे, तो अपने शत्रुओं को देखने के लिए रामापिथिकस ने जो उचक कर खड़ा होने की जो शुरुआत की, तो इसी का प्रतिफल हुआ कि ऑस्ट्रालोपिथिकस थोड़ा अच्छे ढंग से खड़ा हो पाया। उसकी अगली पीढ़ी जो होमो इरेक्टस है पूरी तरह से खड़ा हो गया। अब मनुष्य 2 पैरों पर खड़ा हो गया, तो निएंडरथल फिर उसकी अगली पीढ़ी बेहतर ढंग से खड़ा हुआ, और आज जो होमो सेपियंस मानव है वो बेहतर ढंग से खड़ा होने के साथ साथ अपने शरीर में इस प्रकार के परिवर्तन हुए, अनुकूलन विकसित हुए कि अपनी सभ्यता संस्कृति को रचना करने में, साथ में इनकी जो अति विकसित मस्तिष्क है, आँखों की जो क्षमता है, इन सबों को मिलाकर मानव अपनी सभ्यता विकसित करने में कामयाब हुए। और इस प्रकार से देखें कि तमाम सारे उद्विकासीय जीव जो हैं, उद्विकासीय के कारण जो जीव जंतु की प्रजातियाँ विकसित हुई, उनमें से मानव की जो प्रजाति है वो सबसे सफलतम है और सबसे अंतिम उद्विकास के स्तर पर है। तो ये डार्विनवाद है। इसे आप पॉइंट को बढ़िया से नोट कर लीजिए, इस पर नोट्स बनाइए और संबंधित पाठ्य पुस्तक को पढ़िए। डार्विनवाद बिल्कुल जो है अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा, और फिर जो है आप जब बीपीएससी यूपीएससी में इस क्वेश्चन को लिखने के लिए बैठेंगे तो फिर बिल्कुल यह आसान सा लगेगा और काफ़ी कम मेहनत में आप इजी वे में आप एक क्वेश्चन को भली भांति प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।